हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितनी की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य की बात करने वाले हैं यहाँ पर। मध्यकालीन भारत की बात कर लिया है तो आखिरी टॉपिक बचा हुआ मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को डिस्कस करने के बाद पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मुगल वंश की बात कर ली जाए तो ये बात तो हमने पहले ही कर ली है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश का जो अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। चलिए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। बाबर की बात कर ली जाए तो ये आप समझ गए होंगे, पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, अर्थात 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो बाबर का जो टाइम पीरियड होगा ये 1526 से लेकर 1530 तक मोटा मोटी आप ध्यान रख लीजिएगा। संस्थापक आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बाबर की बात कर ली जाए कि ये किस वंश का होता है तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि ये तैमूर का वंशज होगा। लेकिन मतलब पिता की तरफ से तैमूर का वंशज होता है, वही माता की तरफ से देखा जाए तो चंगेज खान का वंशज होता है, अर्थात मंगोल वंशज होता है। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रख लीजिएगा तैमूर का वंशज। उसके बाद देखिएगा कि बाबर के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, तुझुके बाबरी। और ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आगे जितनी रचनाएँ आपको मिलेंगी फारसी भाषा में मिलेंगी, वही बाबर की जो आत्मकथा है ये किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तुझुके बाबरी की बात कर ली जाए किस भाषा में है, तुर्की में। और बाबर के पुत्रों की बात कर ली जाए तो हुमायूं के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। हुमायूं हो गया, कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिएगा कि हुमायूं, ये हिंदाल जो है ना, ये हुमायूं का भाई, तो हिंदाल के एक गुरु होते हैं शेख अली अंबर। शेख अली अंबर की बेटी होती है हमीदा बानो बेगम, जिनसे हुमायूं की शादी होगी निर्वासन के क्रम में, जब दिल्ली से ये निर्वासित होंगे शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक, आगे हम बात करेंगे। तो पुत्र की बात कर ली जाए तो हुमायूं आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ये सब आप देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, पुत्री की बात करी जाए तो पुत्री होती है गुलबदन बेगम। आगे जो प्रमुख युद्ध होते हैं बाबर के शासन के दौरान, इनको आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, क्रम से ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, 1526 ध्यान रख लीजिएगा, इसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और देखिएगा कि यहाँ पर बाबर के द्वारा पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति की बात कर लिया तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या किया जाता था कि सेना को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता था, एक दाहिने भाग में, बाएं और एक मध्य में, ऐसे। ठीक, तो चूँकि स्टार्टिंग में बाबर की सेना छोटी थी, तो चूँकि छोटी सेना थी इसलिए इस युद्ध नीति का प्रयोग किया जाता था बड़ी सेना को घेरने के लिए। बस इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहली बार बाबर के द्वारा यहाँ पर देखिएगा पानीपत के पहले युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो तोपची होंगे, तोप चलाने वाले, उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि खानवा का युद्ध होता है। खानवा जो कि राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है, तो खानवा का युद्ध होगा आपको 1527 में, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्रम से आपको ध्यान रखना है। 1527 में होगा, मेवाड़ के जो शासक होते हैं राणा सांगा, उनके और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जो होता है वो विजयी होता है, राणा सांगा पराजित हो जाएंगे। और खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर जो है ये गाजी की उपाधि प्राप्त करता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि प्राप्त करता है, खानवा के युद्ध के बाद। उसके बाद बात आती है 1528 में होगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी की बात कर ली जाए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा कि बाबर के द्वारा ग्वालियर का जो किला है उसको हथियाने के उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है। ठीक है, चंदेरी पर। इसमें देखिएगा कि मेदिनी राय जो है ये मारा जाता है। और बाबर की बात कर लिया तो बाबर इस युद्ध को जिहाद घोषित करता है। बाबर किस युद्ध को जिहाद घोषित करता है, चंदेरी के युद्ध को। और कहाँ पर ये किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि प्राप्त करता है, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि घाघरा का युद्ध होगा, घाघरा के तट पर, गोरखपुर के नज़दीक उत्तर प्रदेश में घाघरा के तट पर ये युद्ध होता है। महमूद लोदी, अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें महमूद लोदी पराजित होगा। तो ये सारी बातें हैं।
चलिए उसके बाद मुगल वंश के अगले शासक हुमायूं की बात कर ली जाए तो हुमायूं जो कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा 1530 में और इसका शासन लगभग रहेगा 1530 से लेकर 1556 तक। हालांकि 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद इसको दिल्ली छोड़ना पड़ जाता है और लगभग 15 वर्ष तक यह दिल्ली से बाहर रहेगा। 1555 में फिर आएगा, 1555-56 में ये शासन करेगा। उसके बाद अल्टीमेटली देखिएगा कि इसके द्वारा एक बनाया गया नगर होता है दीन पनाह नगर। दीन पनाह में पुस्तकालय होता है, दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए एक एक करके हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। तो हुमायूं की बात कर ली जाए तो ये बाबर का बड़ा पुत्र होता है। हुमायूं की माता होती है माहम बेगम और पत्नी होती है हमीदा बानो बेगम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो हमीदा बानो बेगम की बात कर ली जाए तो इसी से अकबर का जन्म होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं हुमायूं के टाइम में वो देख लेते हैं। क्रम से इनको ध्यान रख लीजिएगा। 1531 में आपको होगा देवरा का युद्ध। देवरा जो कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर के निकट ये जगह पड़ती है। तो देवरा का युद्ध होता है 1531 में, जहाँ पर देखिएगा कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध होगा। यही महमूद लोदी अफगान शासक। तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध होगा जिसमें महमूद लोदी जो होगा ये पराजित होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद चुनार दुर्ग पर आक्रमण की बात कर ली जाए तो देखिए चुनार दुर्ग की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। तो ये चुनार दुर्ग पर शेर शाह सूरी का अधिकार होता है। तो पहली बार जो आक्रमण किया जाएगा हुमायूं के द्वारा ये 1532 में आक्रमण किया जाएगा चुनार दुर्ग पर। इसके बाद भी आक्रमण किया जाता है लेकिन पहली बार जो आक्रमण किया जाता है 1532 में आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है उस पर अधिकार करने में, ठीक। तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, पहली बार जो आक्रमण किया जाएगा ये 1532 में किया जाएगा। और उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध होगा चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा जो कि बिहार के बक्सर में पड़ता है। तो चौसा का जो युद्ध होगा 1539 में शेर शाह सूरी अर्थात शेर खान और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी अर्थात शेर खान विजयी होगा और यहाँ पर शेर खान विजयी होने के बाद शेर शाह की उपाधि ग्रहण करेगा। अभी हम शेर शाह की बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कन्नौज का युद्ध। कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कन्नौज का युद्ध होगा 1540 में और यहीं पर देखिएगा कि शेर शाह विजयी होगा। उसके बाद दिल्ली की गद्दी शेर शाह के हाथ में आ जाएगी। उसके बाद मजबूरन हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ जाता है और लगभग 15 वर्ष तक ये दिल्ली से बाहर रहेगा। निर्वासन के क्रम में ही ये देखिएगा कि सिंध में हिंदाल के जो गुरु थे उनकी पुत्री से इसका विवाह होता है हुमायूं का, हमीदा बानो बेगम का। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये मोटा मोटी आप युद्ध जो है ना ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा। सरहिंद पंजाब में पड़ता है। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। सूरवंश का ही शासक होता है सिकंदर सूर। सूरवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी की बात करी जाए तो 1545 में हम आगे बात करेंगे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं जो होता है ये विजयी होता है। सिकंदर सूर जो कि सूरवंश का शासक होता है ये पराजित हो जाता है। उसके बाद ये 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा हुमायूं। उसके बाद देखिएगा कि दीनपनाह नगर की जो स्थापना की गई थी हुमायूं के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा कि दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए उसके बाद मुगल शासकों के बीच में ही शेर शाह के बारे में भी देख लेते हैं। जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें यहाँ पर हम कर लेंगे शेर शाह से संबंधित। अभी कौज देखिएगा कि 1540 में जो दिल्ली की गद्दी होगी ये शेर शाह के हाथों में आ जाएगी, मतलब सूरवंश के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है शेर शाह के बारे में। शेर शाह की बात कर ली जाए तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान होता है और शेर खान की जो उपाधि प्रदान की जाती है ये बिहार के एक शासक होते हैं बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के द्वारा असल में जवानी के टाइम में फरीद खान के द्वारा एक शेर को बिना हथियार के ही मार दिया जाता है, जिस वजह से इनकी बहादुरी के देखते हुए बहार खां लोहानी के द्वारा इनको शेर खान की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको शेर शाह की उपाधि कब प्राप्त होती है। कन्नौज के युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद, हुमायूं को पराजित करने के बाद ये शेर शाह की उपाधि ग्रहण करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी 1534 में इनको हजरत आला की भी उपाधि मिलती है और शेर शाह की उपाधि तो मिली है, ये मैंने आपको बता ही दिया है 1539 में। ये सूरवंश के संस्थापक होते हैं। इनके द्वारा जिस वंश की स्थापना की जाती है उस वंश का नाम क्या है? सूरवंश। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बिलग्राम के युद्ध के बाद
दिल्ली की गद्दी इनके हाथों में आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पाटलिपुत्र को पटना कर दिया जाता है, किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो ये बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं, भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक, पहला कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी। उसके बाद शेर शाह की बात कर ली जाए तो अंतिम जो विजय होगा वो होगा कलिंजर विजय। कलिंजर की बात कर ली जाए तो देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के क्रम में शेर शाह के द्वारा देखिएगा कि ग्वालियर पर और मालवा पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद बुंदेलखंड में जो कलिंजर का किला होता है इसकी भी घेराबंदी की जाती है, इस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन आखिर में अचानक से गन पाउडर में विस्फोट होने के बाद शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा। अंतिम विजय होता है कलिंजर विजय और यहीं पर शेर शाह की मृत्यु भी हो जाती है 1545 में। ये सारी बातें हैं। चलिए, उसके बाद शेर शाह से संबंधित कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको डिस्कस करते हुए आगे हम फिर मुग़ल वंश की तरफ बढ़ जाएंगे। शेर शाह की बात कर लिया तो शेर शाह का जो स्वयं का मकबरा बनवाया गया था, कहाँ पर बनवाया गया था? सासाराम, बिहार में, बिहार के सासाराम में खुद के द्वारा ये मकबरा बनवाया गया था। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा शेर शाह के द्वारा, ये बहुत फेमस नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क आजम का निर्माण शेर शाह के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये बांग्लादेश से अफ़गानिस्तान के काबुल तक इसका विस्तार है, पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक। और ये देखिएगा कि भारत में जो मुख्य शहर है पूरब में देखिएगा कोलकाता से लेकर पश्चिम में अमृतसर को ये कनेक्ट करता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह के द्वारा दिल्ली में किला कुहना एंड पुराने किले का निर्माण कराया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और चांदी का रुपया जारी करने वाले ये सर्वप्रथम शासक होगा शेर शाह। उसके बाद देखिएगा कि इसके द्वारा अशरफ नाम से सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं, और चांदी के जो सिक्के होते हैं उसको क्या कहा गया है? रुपया कहा गया है, जो शेर शाह के द्वारा जारी किया गया था। और तांबे का जो सिक्का था उसको क्या कहा गया है? दाम कहा गया है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। रुपया की बात कर लीजिए, रुपया अर्थात चांदी का सिक्का, और दाम की बात कर लीजिए अर्थात तांबे का सिक्का। तो रुपया और दाम का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है? 1:16। मतलब 1 रुपया जो है ये 64 दाम के बराबर है। जैसे 1 रुपया जो है, जो भी डॉलर की अभी प्राइस है लगभग 85 रुपये मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 1 रुपया 64 दाम के बराबर। उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह के टाइम में भूमि के माप के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता था, एक तो है सिकंदरी गज और एक है सन की डंडी। तो बस ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इसका डायमेंशन क्या होता था वो बहुत ज़रूरी नहीं है, सिकंदरी गज एंड सन की डंडी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किसानों की मदद के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। पट्टा जो होता है ना, पट्टा की बात कर ली जाए तो ये सरकारी दस्तावेज होता था जिसमें किसान जो थे वो अपना साइन करते थे, अंगूठा लगाते थे, और इसी पट्टे का एक ये क्या है, जेरोक्स समझ लीजिए, एक प्रति समझ लीजिए, जेरोक्स समझ लीजिए। ठीक है, इसी पट्टे का जो किसान के पास रहता था, ये कबूलियत। तो ये बस आप नाम ध्यान रख लीजिए, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किसानों की मदद के लिए शेर शाह के टाइम में। और शेर शाह का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? इस्लाम शाह होगा। और उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह के टाइम में शेर शाह के समकालीन एक कवि होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। चलिए फिर से मुगल वंश की बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो बैठेगा वो बैठेगा अकबर, बैरम खान के संरक्षण में, बिकॉज उस समय अकबर की उम्र काफ़ी कम होती है। तो अकबर बैरम खान के संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अकबर का जो राज्याभिषेक होगा ये होगा 14 फरवरी 1556 को कलानौर में, कलानौर जो कि हरियाणा में पड़ता है। हाँ, बैरम खान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बैरम खान की बात कर ली जाए तो ये अकबर का संरक्षक होगा, और अकबर के द्वारा बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी जाएगी। कब? जब बैरम खान को अकबर के द्वारा वजीर नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, इसी समय खाने खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। और बाद में देखिएगा कि जब अकबर के द्वारा बैरम खान को भेज दिया जाता है, मतलब बैरम खान हज की यात्रा पर निकलते हैं, तो पाटन में जो कि गुजरात में पड़ता है, मुबारक खान नाम के अफ़गान के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप मुबारक खान ध्यान रख लीजिए, खाने खाना ध्यान रख लीजिए। ठीक, ये सारी बातें हैं। हाँ, अकबर की बात कर लिया तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अकबर जो है ये चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक था।
और इसके बाद देखिएगा कि अकबर के जो समकालीन सूफी संत होंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सूफी संत होंगे वो होंगे शेख सलीम चिश्ती। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, शेख सलीम चिश्ती। और उसके बाद अकबर के दरबार में रहने वाले 9 विद्वानों की बात कर ली जाए, 9 रत्नों की बात कर ली जाए तो एक तो बीरबल हो जाते हैं। उसके बाद टोडरमल की बात कर ली जाए तो ये अकबर के शासन में वित्त मंत्री होते हैं। और टोडरमल की बात कर ली जाए तो इन्होंने शेर शाह के अधीन भी काम किया था। उसके बाद मानसिंह जो कि अकबर का सेनापति है। उसके बाद तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, फैजी, अब्दुल रहीम खाना जो कि बैरम खान का पुत्र था। उसके बाद अबुल फजल। ये सारे इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट किया है उन पर तो अब विशेष ध्यान रख लीजिएगा, बाकी रिवीजन के क्रम में ये सब नाम देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फैजी की बात कर ली जाए तो फैजी के द्वारा देखिएगा कि लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक है, किसकी रचना है ये? भास्कराचार्य की। तो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया जाता है किसके द्वारा? फैजी के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा अबुल फजल के द्वारा यहाँ पर अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखा गया है फारसी भाषा में। और ये अकबरनामा जो है ना, इसी का तीसरा भाग है आईने अकबरी। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि अकबर के टाइम में जो प्रमुख चित्रकार होंगे उनकी बात कर जाए तो दशवंत और बसावन का नाम आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मीर सैयद अली है, अब्दुसम्मद है। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी दशवंत बसावन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा अब्दुसम्मद के नेतृत्व में ही चित्रकला का एक अलग विभाग स्थापित किया जाता है अकबर के टाइम में। यहाँ पर लिखा है मैंने, नेतृत्व में चित्रकला का एक अलग विभाग स्थापित किया जाता है। ठीक है, और अब्दुसम्मद को ही शेरी कलम की उपाधि प्रदान की जाती है। जड़ी कलम की उपाधि किसको प्रदान की जाती है? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और शेरी कलम की उपाधि किसको प्रदान की जाती है? अब्दुसम्मद को। इसके अलावा जो प्रमुख चित्रकार है दशवंत और बसावन, इनका नाम भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर के ही टाइम में आप देखिएगा कि एक अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच आता है 1583 में। बाकी ये ध्यान रख सकते हैं, रॉल्फ फिच अकबर के टाइम में आता है। और उसके बाद अकबर के शासन के दौरान कुछ एक और महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, बातें होती हैं, उनकी बात कर ली जाए तो देखिए अनुवाद की बात कर ली जाए तो कुछ एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनका अनुवाद फारसी में किया जाता है। जैसे एक हो गया रामायण, ये लीलावती की बात हमने पहले ही कर ली है। चलिए रामायण की बात कर ली जाए तो इसका अनुवाद फारसी में किया जाता है बदायूनी के द्वारा। महाभारत का भी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया जाता है फैजी के निर्देशन में। ठीक है, और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया जाता है किस नाम से किया जाता है? रज्मनामा से। तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिए, रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया जाता है फारसी में। ठीक है, लीलावती की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक है, भास्कराचार्य की रचना है लीलावती। इसका अनुवाद फारसी में किया जाता है फैजी के द्वारा। और कालिया दमन पंचतंत्र की बात कर ली जाए तो इसका अनुवाद फारसी में अबुल फजल के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये देख रहे हैं बहुत सारी साहित्य से संबंधित बातें यहाँ पर हुई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण जो युद्ध होते हैं अकबर के टाइम में, जैसे पानीपत के दूसरे युद्ध की बात कर ली जाए जो कि 1556 में होगा, बैरम खान के संरक्षण में ही, जैसे ही अकबर की गद्दी पर बैठता है। तो 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा बैरम खान के संरक्षण में, यहाँ पर देखिएगा कि हेमू अर्थात हेमचंद्र जो कि एक हिंदू कमांडर होता है, ये पराजित हो जाता है। ठीक, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें अकबर विजयी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 1576 में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। यहाँ देखिएगा कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो नेतृत्व प्रदान करेगा वो कौन होगा? हकीम खान होगा। और अकबर की तरफ से जो लीड करेगा वो कौन होगा? मान सिंह। मान सिंह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मान सिंह एवं आसफ खान होते हैं, लेकिन मान सिंह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अल्टीमेटली देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो होते हैं ये पराजित हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए कुछ एक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं अकबर के टाइम में 1562 में देखिएगा। ये क्रम से आप ध्यान रख लीजिएगा, मैचिंग वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर क्रम से सजाने को दे दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो 1562 में देखिएगा कि दास प्रथा का अंत किया जाता है अकबर के द्वारा। फिर 1563 में देखिएगा कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी जाती है, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी जाती है। जजिया जो कि
इस्लामिक प्रदेश में रहने के लिए हिंदुओं के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स होता था, उसको समाप्त कर दिया जाता है 1564 में अकबर के द्वारा। उसके बाद गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है अकबर के द्वारा। घोड़े दागने की प्रथा फिर से शुरू की जाती है अकबर के द्वारा। उसके बाद 1575 में देखिएगा कि इबादत खाने की स्थापना की जाती है इबादत करने के लिए। और उसके बाद 1579 में 1579 में मजहर की घोषणा होती है। देखिए इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, मजहर की घोषणा के पीछे का जो उद्देश्य होता है, अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च प्राधिकारी बनाना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी धार्मिक मामले होंगे, अगर उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? अकबर का होगा। ठीक, तो मजहर की घोषणा जो की जाती है कब की जाती है? 1579 में। और देखिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है दहसाला व्यवस्था, जो कि टोडरमल के द्वारा शुरू की जाती है 1580 में, जो कि एक लगान व्यवस्था है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। दहसाला व्यवस्था ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 10 साल में, देखिए यहाँ पर इसी से आप समझ जाएंगे, 10 अर्थात 10, साला अर्थात साल, 10 साल। तो पिछले 10 साल में जो भी उत्पादन हुए रहते थे, जो औसत उत्पादन हुए रहते थे, जो औसत कीमत होती थी, उन्हीं के आधार पर लगान को निर्धारित किया जाता था, टैक्स को निर्धारित किया जाता था। ठीक, तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये ध्यान रख लीजिए कि टोडरमल के द्वारा दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, जो कि एक लगान व्यवस्था है। ठीक है, 1580 में। और उसके बाद 1582 में देखिएगा कि अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की जाती है। ये असल में आप समझ सकते हैं कि अकबर के द्वारा एक धार्मिक आंदोलन था। दीन इलाही की बात कर ली जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। इसकी बात कर ली जाए तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जितने भी प्रमुख धर्म हैं, मुख्य रूप से हिंदू धर्म एंड मुस्लिम धर्म, तो हिंदू धर्म एंड मुस्लिम धर्म के जो भी मूल तत्व हैं उनको मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना करना, जिसमें अन्य धर्म के भी कुछ एक तत्व को शामिल किया जाना था, जैसे फारसी धर्म हो गए, ईसाई धर्म आदि। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बीरबल जो था ना, बीरबल इसे स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू थे। ठीक, पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था, दीन इलाही को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला। और उसके बाद देखिएगा कि 1585 में अकबर के द्वारा राजधानी को स्थानांतरित किया जाता है लाहौर, आगरा से लाहौर। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात में स्थापत्य की बात कर जाए तो देखिए आगरा का किले का निर्माण कराया जाता है अकबर के द्वारा। किले के अंदर जहांगीरी महल का निर्माण कराया जाता है, अकबरी महल का निर्माण कराया जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है, गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया जाता है। और फतेहपुर सीकरी जो है ना, इसके अंतर्गत जो प्रमुख भवन है उनकी बात कर लिया तो दीवाने आम है, दीवाने खास है, बुलंद दरवाज़ा है, जोधाबाई का महल है। ठीक है, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद मुगल वंश के अगले शासक जहांगीर की बात कर ली जाए तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर का जो राज्याभिषेक होगा ये होगा आगरा के किले में, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जहांगीर का जो टाइम होता है ये चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, इसलिए इस टाइम के जो भी प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जैसे अबुल हसन एंड उस्ताद मंसूर, इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर। अबुल हसन की बात करी जाए तो इनको जो उपाधि मिली है वो क्या मिली है? नादिर उल जमा की। वही उस्ताद मंसूर की बात कर ली जाए तो नादिर उल उस्र की। यहाँ पर जमा, यहाँ पर उस्र। ठीक, वही अबुल हसन की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि इनको व्यक्तियों का चित्र बनाने में महारत हासिल था, तो व्यक्ति चित्र में इनको महारत हासिल है। वही उस्ताद मंसूर की बात कर ली जाए तो इनको पक्षियों का चित्र बनाने में महारत हासिल है, ये पक्षी विशेषज्ञ हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चित्रकला का स्वर्णकाल होता है जहांगीर का टाइम। और उसके बाद जहांगीर के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा कि जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा एंड सिंह अस्पा प्रथा को प्रारंभ किया जाता है। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 2 अस्पा एंड सिंह अस्पा। देखिए असल में बात कर ली जाए तो मुगलकालीन जो प्रशासन था, मुगलकालीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली अपनाई जाती थी। मनसबदारी का मतलब आप समझ लीजिए कि योग्यता के अनुसार, काबिलियत के अनुसार अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई थी, अलग अलग रैंकिंग निर्धारित की गई थी, अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसको मनसबदारी प्रणाली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसी के अंतर्गत 2 अस्पा एंड सिंह अस्पा प्रथा को प्रारंभ किया जाता है। 2 अस्पा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनसबदार होंगे वो सवार पद के 2 गुने घोड़े रख सकते हैं 2 अस्पा के अंतर्गत। सिंह अस्पा की बात कर ली जाए तो जो मनसबदार होंगे ये सवार पद के
3 गुना घोड़ा रख सकते थे। सिंह अस्पा की बात कर लिया, इसके अंतर्गत 2 गुना, इसके अंतर्गत 3 गुना। ये बस ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया जाएगा, विद्रोह में जो शामिल होते हैं इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि जहांगीर का जो बड़ा बेटा होगा खुसरो, इसी खुसरो की मदद करने की वजह से जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव, इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी जाती है। ठीक, ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया जाता है खुसरो के द्वारा किया जाता है, और खुर्रम के द्वारा। खुर्रम वही जो आगे शाहजहाँ होगा, शाहजहाँ का ही नाम है खुर्रम। और उसके बाद देखिएगा कि जहांगीर के दरबार में जो विदेशी यात्री आते हैं उनमें हॉकिंस और थॉमस रॉ का नाम आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये अंग्रेज यात्री होती हैं। सबसे पहले आता है हॉकिंस। हॉकिंस की बात कर लिया तो 1608 में आएगा। 1608 से 11 तक जहांगीर के दरबार में रहता है और जहांगीर के द्वारा हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि 1615 में कौन आएगा? थॉमस रॉ आएगा। अजमेर में आता है, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। जहांगीर के दरबार में आता है थॉमस रॉ, तो ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जहांगीर के शासन में डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसाल्ट आएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, फ्रांसिस्को पेलसाल्ट। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जहांगीर का जो टाइम होता है ये चित्रकला का स्वर्ण काल होता है। इसके अलावा देखिएगा कि जहांगीर के टाइम में 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि होगी। किसके बीच में? मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ और जहांगीर के साथ चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आप देखिएगा कि अकबर का जो मकबरा है उस मकबरे को पूर्ण कराया जाता है जहांगीर के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि किसके द्वारा ये पूर्ण कराया जाता है। बाकी हम मकबरे की बात करने वाले हैं, जितने भी ये शासक हुए इनका मकबरा कहाँ पर है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि जहांगीर की पत्नी जो होती है नूरजहाँ, नूरजहाँ के द्वारा एक गुट बनाया जाता है, नूरजहाँ गुट। इस गुट में कौन कौन से लोग शामिल हैं इनके नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। और इस गुट की बात करें तो काफ़ी प्रभाव होता है जहांगीर के दरबार में। हाँ, गुट में जो लोग शामिल हैं इनके नाम ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे कि नूरजहाँ के जो पिता होते हैं मिर्ज़ा गियास बेग अर्थात एतमादुद्दौला, ये होते हैं। नूरजहाँ की माँ होती है अस्मत बेगम, जिनको इत्र का आविष्कारक भी माना जाता है, इत्र का आविष्कारक भी माना जाता है। इसके अलावा नूरजहाँ का जो भाई होता है आसफ़ खान, और जो नूरजहाँ का बेटा होगा वो होगा खुर्रम अर्थात शाहजहाँ। तो ये नूरजहाँ गुट में शामिल होते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए, जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा खुर्रम अर्थात शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड होगा 1627 से 1657 तक। बचपन का नाम खुर्रम। राज्याभिषेक कहाँ पर होगा? आगरे में होगा। न शाहजहाँ की जो पत्नी होती है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और शाहजहाँ की पुत्री होती है जहानारा, और इसकी बात हमने पहले भी कर ली है, जिसके द्वारा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनकी जीवनी लिखी गई है मुनिस अल अरवा नाम से। किसके द्वारा? जहानारा के द्वारा, जो किसकी पुत्री है? शाहजहाँ की पुत्री है। ठीक, और देखिएगा शाहजहाँ के टाइम में जो विदेशी यात्री आते हैं वो ट्रेवर्नियर होता है, पीटर मुंडी होता है, निकोलो मनुची होता है, ये सब लोग होते हैं। और बाकी देखिएगा शाहजहाँ के टाइम में जो कुछ एक महत्वपूर्ण काम होते हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि सजदा पैबोस प्रथा जो है इसको समाप्त किया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो गोलकुंडा का वजीर होगा मीर जुमला के द्वारा उपहार में कोहिनूर हीरा प्रदान किया जाएगा शाहजहाँ को। ठीक है, और जो तख्ते ताउस का निर्माण कराया गया था, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से आप जानते हैं, वो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, जिसमें काफ़ी महंगे रत्न एवं हीरे जड़े हुए थे। उसके बाद देखिएगा कि नादिर शाह का जब आक्रमण होगा 1739 में जाकर, तो कोहिनूर हीरा और जो भी मयूर सिंहासन की बात करें, तख्ते ताउस की बात करें, जो भी रत्न एवं हीरे जड़े हुए थे सब कुछ लूट लाट कर चला जाता है नादिर शाह। ठीक, चलिए, हाँ, तो स्थापत्य के अंतर्गत और बात कर ली जाए, बाकी हम नादिर शाह की बात आगे करेंगे जब आधुनिक भारत की बात करेंगे वहाँ पर। हाँ, तो शाहजहाँ की बात कर ली जाए तो शाहजहाँ के द्वारा जो कुछ एक निर्माण कराया जाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उसमें ये ध्यान रख लीजिएगा, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा, वही दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, फिर आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया जाता है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है
कि इसके जो मुख्य कलाकार होते हैं वो कौन होते हैं, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और लाल किले का जो निर्माण कराया जाता है ये भी शाहजहाँ के द्वारा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इसी वजह से देखिएगा ये सब बहुत महत्वपूर्ण जो स्थापत्य है, इन्हीं की वजह से शाहजहाँ का जो टाइम होता है इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, विशेषकर आगरा के ताजमहल की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि शाहजहाँ के द्वारा जो राजधानी होगी ये आगरा से कहाँ लेकर जाई जाती है, दिल्ली, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए शाहजहाँ के टाइम में शाहजहाँ का जो पुत्र होगा दारा शिकोह, बड़ा पुत्र, और शाहजहाँ का एक और पुत्र होता है औरंगजेब, लेकिन बड़ा वाला जो पुत्र होगा दारा शिकोह, तो दारा शिकोह की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा सर्रे अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया जाता है, सर्रे अकबर के नाम से। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात भी ध्यान रख सकते हैं शाहजहाँ के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई है शिकोह को, दारा शिकोह को, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी चलिए उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की बात कर ली जाए तो देखिए असल में उत्तराधिकार के लिए कि गद्दी पर कौन बैठेगा, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध होता है। जो प्रमुख युद्ध होते हैं उसमें एक तो होता है धर्मत का युद्ध और एक होता है सामूगढ़ का युद्ध। धर्मत का जो युद्ध होता है ये होता है 15 अप्रैल 1658 को, सामूगढ़ का 29 मई 1658 को। तो बस आप थोड़ा क्रम ध्यान रख लीजिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट में बस 1658 ध्यान रख लीजिए। पहले धर्मत का युद्ध फिर सामूगढ़ का युद्ध, दोनों में दारा शिकोह पराजित होता है। ठीक, तो इतनी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। औरंगजेब एवं शिकोह के मध्य ये युद्ध होते हैं, धर्मत का युद्ध एंड सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, हाँ, तो अंततः देखिएगा कि औरंगजेब जो होगा वो गद्दी पर बैठेगा और इसका जो राज्याभिषेक होगा पहले आगरा में होगा और दूसरी बार जो राज्याभिषेक होगा ये कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर एंड शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है, बाकी जिंदा पीर आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात भी ध्यान रख सकते हैं संत समर्थ रामदास की बात कर ली जाए तो ये औरंगजेब के समकालीन होते हैं। और देखिएगा कि औरंगजेब जो है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति होंगे औरंगजेब की सेना में, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा अगर बात कर जाए तो कुरान को शासन का आधार माना था इसने, औरंगजेब ने, तो ये कुछ एक बातें आप देख सकते हैं। सार्वजनिक संगीत समारोह की बात कर ली जाए, शराब की बात कर ली जाए, जुआ खेलने की बात कर ली जाए, जो पारसियों का नौरोज त्यौहार होता है ये हो जाए, इसको ये सब मनाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात आती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि की बात कर ली जाए तो 1665 में ये संधि होती है राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब का सेनापति होता है, तो राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य, अर्थात औरंगजेब एंड शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है 1665 में, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ये सब ध्यान रख सकते हैं कि बीजापुर पर 1686 में और गोलकुंडा पर 1687 में आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इसके अलावा स्थापत्य की बात कर ली जाए तो औरंगजेब के द्वारा देखिएगा कि बीबी का मकबरा, जो इसकी बीबी होती है, पत्नी होती है राबिया उद दौरानी, ठीक, तो इसका मकबरा ये बनवाता है कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बीवी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है, औरंगजेब के द्वारा, और इसको द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कि दिल्ली में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है किसके द्वारा कराया गया है, औरंगजेब के द्वारा। वही आगरे में मोती मस्जिद की बात कर लिया तो शाहजहाँ के द्वारा। और इस मोती मस्जिद की बात करें दिल्ली में, ये कहाँ पर है, लाल किले के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी ये शासक हुए मुगल वंश के अंतर्गत, इनके मकबरे की बात कर ली जाए तो देखिएगा बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, काबुल में मिलेगा। हुमायूं के मकबरे की बात कर ली जाए तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा ये मकबरा बनवाया गया, कहाँ पर, दिल्ली में। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। वही जहांगीर की बात कर ली जाए तो जहांगीर की जो पत्नी होते हैं नूरजहाँ को हम मेहरून निसा के नाम से जानते हैं, तो नूरजहाँ के द्वारा ये मकबरा बनाया गया है, कहाँ पर, लाहौर में। वही शाहजहाँ की बात कर ली जाए तो शाहजहाँ का मकबरा आपको आगरा में दिखेगा। औरंगजेब की बात कर ली जाए तो दौलताबाद में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एक पुस्तकें हैं, इनकी अगर बात कर ली जाए तो देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बाबरनामा अर्थात तुजुके बाबरी की बात कर ली जाए तो इसके लेखक कौन है, स्वयं बाबर है। हुमायूंनामा की बात कर ली जाए तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, गुलबदन बेगम। अकबरनामा की बात कर ली जाए तो अबुल फजल। तुजुके जहांगीरी की बात कर ली जाए तो जहांगीर है।
पादशाहनामा की बात कर ली जाए तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। शाहजहांनामा की बात कर ली जाए तो इनायत खान है। ये सब नाम ध्यान रख लीजिएगा। तारीख़ शेर शाही की बात कर ली जाए तो अब्बास खान शरवानी है। और रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया की बात कर ली जाए तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, केशव दास है। ठीक, चलिए अब अंत में मुगल प्रशासन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है उनको डिस्कस करते हुए मध्यकालीन भारत को समाप्त करते हैं। देखिए, खालसा भूमि की बात कर ली जाए तो इसकी बात हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी कर ली है। खालसा भूमि की बात कर ली जाए तो डायरेक्ट किंग के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कहा गया है, अर्थात बादशाह के नियंत्रण में पूरी तरह से जो भूमि होती थी उसको क्या कहा गया है, खालसा भूमि। वही जागीर भूमि की बात करी जाए तो सैलरी के बदले, वेतन के बदले जो बड़े अधिकारी होते थे, वेतन के बदले दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको जागीर भूमि कहा गया है। वही सयूरगल या फिर मदद ए माश की बात कर ली जाए, ये नाम में ही पता चल रहा है, मदद ए माश या फिर मिल्क की बात कर ली जाए तो ये अनुदान में दी जाती थी भूमि, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। जागीर भूमि की बात कर ली जाए तो ये सैलरी के बदले, वही सयूरगल की बात कर ली जाए तो ये अनुदान में, दान में भूमि दी जाती थी, लगानहीन भूमि होती थी। और इसके जो निरीक्षण करता होते थे, मदद ए माश की बात कर ली जाए, मतलब इनकी बात कर ली जाए तो ये कौन होते थे, सद्र होते थे, सद्र कहा गया है इनके जो निरीक्षण करता होते थे, इंस्पेक्टर होते थे। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा किसानों के कुछ एक प्रकार आप देखिएगा, जैसे कि खुद कास्ट की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर खुद को पकड़ लीजिए, खुद मतलब स्वयं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप आसानी से। मतलब अपने गाँव की भूमि पर खेती करने वाला जो किसान होता था उसको क्या कहा गया, खुद कास्ट कहा गया है। वही पाही कास्ट की बात कर ली जाए तो ये दूसरे गाँव में जाकर खेती करते थे, खुद कास्ट खुद के गाँव में, पाही कास्ट दूसरे गाँव में। वही मुजारियन की बात कर ली जाए तो ये खुदकास्ट भूमि होती थी, मतलब ये खुदकास्ट कृषक होते थे, किसान होते थे जिनके पास खुद की भूमि होती थी। इनसे भूमि किराए पर लेकर जो खेती करते थे उनको क्या कहा गया है, मुजारियन। खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर ये खेती करते थे ये किसान, मुजारियन की बात कर ली जाए तो। उसके बाद देखिएगा ददनी प्रथा की बात कर ली जाए तो ये मुगल प्रशासन के अंतर्गत देखिएगा, मतलब जो कारीगर होते थे, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग से संबंधित जो कारीगर होते थे, कपड़ा उद्योग के अंतर्गत जो कारीगर आते थे उनको जो अग्रिम भुगतान कर दिया जाता था, पहले ही जो भुगतान कर दिया जाता था, इस प्रथा को क्या कहा गया है, ददनी प्रथा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि भूमि के कुछ एक प्रकार हैं, जैसे पोलज की बात कर ली जाए तो जिस भूमि पर नियमित खेती की जाती थी, मतलब वर्ष में 2-2 बार फसल का उत्पादन कर लिया जाता था, उस भूमि को क्या कहा गया है, पोलज। परती भूमि की बात कर ली जाए तो यहाँ पर खेती तो होती थी लेकिन 1-2 वर्ष के समय अंतराल पर, 1-2 वर्ष के गैप पर। वही चाचर भूमि की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिएगा 3 से 4 वर्ष के गैप पर यहाँ पर खेती की जाती थी। और बंजर भूमि की बात कर ली जाए तो ये खेती योग्य भूमि ही नहीं होती थी, मतलब यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती थी, इसीलिए यहाँ पर लगान भी नहीं लगाया जाता था, लगान नहीं देना पड़ता था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा मीर बख्शी की बात कर ली जाए तो सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा गया, मीर बख्शी। कौन होता था, सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था, मीर बख्शी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और मीर बख्शी के द्वारा ही हस्ताक्षर करने के बाद एक पेपर होता था जिसका नाम है सरखत। सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जो सैनिक होते थे उनको मासिक वेतन निर्धारित किया जाता था, मासिक वेतन मिलता था सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद। किसके हस्ताक्षर के बाद, मीर बख्शी के। ठीक है, तो ये सारी बातें। उसके बाद ये मैंने आपको बताया है। हाँ, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की बात कर ली जाए, जहांगीर के टाइम में आप देख चुके होंगे। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की बात कर ली जाए तो इनकी जो व्यवस्था थी पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। प्रारंभ अकबर के टाइम में हो जाता है, लेकिन जहांगीर के टाइम में आप देखे होंगे 2 अस्पा सिंह अस्पा। ठीक, मनसबदारी का मतलब आप समझ लीजिए काबिलियत के अनुसार, काबिलियत के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो पोस्ट निर्धारित की गई थी, जो रैंकिंग निर्धारित की गई थी, उसको मनसबदारी कहा गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में जो सिक्के जारी किए गए, बहुत सारे सिक्के जारी किए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे मुहर एवं शंसब नाम से सोने के सिक्के जारी किए गए थे। मुहर सोने के सिक्के हैं, शंसब की बात कर लीजिए, ये भी सोने के सिक्के हैं, यही आपको ध्यान रखना है। रुपया की बात कर ली जाए तो ये चांदी का सिक्का है। जलाली की बात कर ली जाए तो ये भी चांदी का सिक्का है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए आखिर में मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ एक अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी बात कर ली जाए तो देखिए,
कुछ एक पुस्तकें हैं, जैसे हकाइक़ हिंदी की बात कर लिया जाए तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। और तहजीबुल अखलाक की बात कर लिया जाए तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इब्न मिस्काविया है। कुंजुल तिजार की बात कर लिया जाए तो बैलक अल कबाइकी है। और हाँ, ये इसकी बात कर लिया जाए जवामी अल हिकायत की बात कर ली जाए तो इससे जो दिशा सूचक यंत्र है, जिसे डायरेक्शन पता चलता था, दिशा सूचक यंत्र की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। रागमाला की बात कर ली जाए तो इसके लेखक पंडित विट्ठल है। तबाकत अकबरी की बात कर ली जाए तो निजामुद्दीन अहमद तबाकत अकबरी के लेखक हैं। और उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि देखिए दोहरा गुंबद की बात कर ली जाए, दो गुंबद वाले दोहरे गुंबद की बात कर ली जाए तो सिकंदर लोदी जो है ना, इसका जो आप मकबरा देखेंगे ये दोहरा गुंबद वाला है। लेकिन दोहरे गुंबद का जो पूरा विकसित रूप आपको देखने को मिलेगा ये हुमायूं के मकबरा में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रारंभिक रूप में आप देखिएगा तो सिकंदर लोदी के टाइम में मिलता है, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पूर्ण रूप से जो विकसित रूप दिखेगा दोहरे गुंबद का वो हुमायूं के मकबरे में दिखेगा। गोल गुंबद की बात कर ली जाए तो मोहम्मद आदिल शाह, ये ध्यान रख लीजिएगा। अष्टभुजीय मकबरा की बात कर ली जाए, मकबरा के चारों तरफ 8 पिलर जैसे आपको देखने को मिलते होंगे, तो ये शेर शाह का मकबरा। और वही सत्य मेहराबिये, सत्य अर्थात सच में जो मेहराब की बात कर ली जाए, मेहराब अर्थात जो प्रार्थना स्थल होता था, प्रार्थना के लिए जो जगह होती थी। ठीक है, तो सत्य मेहराबिये मकबरा की बात कर ली जाए तो ये चीज़ आपको देखने को कहाँ पर मिलती है, बलबन के मकबरे में। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट्स की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं। महत्तर या फिर पट्टिकल की बात कर लिया तो ये वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ होते थे। वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ जो होते थे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, उनको क्या कहा गया, महत्तर या फिर पट्टिकल। वही पनही तथा उपानह की बात कर ली जाए तो जूता को पनही या उपानह कहा जाता था मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो ये सारी बातें हैं, मध्यकालीन भारत से संबंधित ये सारी बातें थी। मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।